तो आज की मेजर न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि ग्रीनलैंड का मुद्दा अभी कहाँ तक पहुंचा, क्या यहाँ पर जियोपॉलिटिकली चीज़ें एक्टिव हैं, उसको डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली 10 साल स्टार्टअप इंडिया के हो चुके थे 16 जनवरी को, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है उससे लेकर एंड क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको आपको याद करने की जरूरत है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन नॉर्म्स फॉर रिलीजियस साइट्स इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, उसको लेकर एक इंपॉर्टेंट डिसीजन सरकार का आया है, उसको डिस्कस करेंगे। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड 17 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फ्रॉम द हिंदू एंड रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। टू बिगिन विद, सबसे पहले यूएस ताइवान रीच ट्रेड डील फोकस्ड ऑन सेमीकंडक्टर्स। तो यूएस और ताइवान, आपको ये पता होगा कि ताइवान के ऊपर भी यूएसए ने ना रिसेंटली क्या किया था कि अब टैरिफ्स लगा दिए थे, ठीक है। तो जो टैरिफ्स है अराउंड 50 to 80% के बीच में यहाँ पर टैरिफ्स थे। बट अब क्या हुआ कि ताइवान के साथ वो बिगेस्ट मिलिट्री डील जब उनकी हुई तो वो जो अब टैरिफ्स थे उसका जो अमाउंट है, जो परसेंटेज है, वो कम हो गया था। अब उसके बाद क्या होता है कि अब मेजर डील उनकी हुई है विद रिस्पेक्ट टू सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो अब ये आइडिया क्या है यूएसए का अपनी मार्केट को एक्सपैंड करने का। अब एक बात को समझो यहाँ पर कि सेमीकंडक्टर्स की बात करें, रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात करें, इट इज ऑल अ गेम ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सुप्रीमेसी किसकी थी? चाइना की, ठीक है। एंड जब लड़ाई शुरू हुई यूएसए के साथ चाइना की, ओवर टैरिफ्स ही हुई थी एंड विद रिस्पेक्ट टू रेयर अर्थ एलिमेंट्स ही हुई थी। तो अब क्या कर रहा है यूएसए कि हमारे पास भी तो सेम काइंड ऑफ आर&डी एग्जिस्ट करती है, उनसे बेटर मे भी एग्जिस्ट करती होगी, क्योंकि चाइना की तरफ से कोई ऐसे स्टेटमेंट जो है आर&डी को लेकर, एनीवन यूएसए जो है आर&डी के बारे में अपना ज्यादा डिस्कस नहीं करता, तभी नॉलेज शेयरिंग भी या नॉलेज ट्रांसफर के लिए यूएसए एंड चाइना दे नेवर कम फॉरवर्ड इजिली, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि यूएसए क्या कर रहा है कि अपनी मार्केट को वो भी एक्सपैंड करना चाहता है, ताकि जो टाइप ऑफ मोनोपोली अब चाइना की थी उसको क्या करा जाए, टैकल किया जा सके। एंड यूएसए के पास मैक्सिमम पैसा है एंड यूएसए जो है अपनी हेजेमनी को यहाँ पर मेंटेन करके रख सके थ्रू द यू कैन से सप्लाई ऑफ सेमीकंडक्टर्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स आल्सो, जिससे डेवलपमेंट होना आगे वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी तरीके से अब यूएस ने ताइवान के साथ इस तरह की डील रीच आउट की है, वन ऑफ अ मेजर डील जो कि सेमीकंडक्टर्स के साथ डील करती है, जहां से अब क्या होगा, ताइवान की इकोनॉमी जो है फर्दर अब बूस्टअप होगी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, वेपन सिस्टम बेटर होता रहेगा, एक तो यूएस का बिजनेस हो गया एंड उसके अलावा ताइवान के साथ एक मेजर थ्रेट या जो आप कह सकते हो चाइना की आपस में टसल चल रही है, उसके लिए भी आप कह सकते हो कि थोड़ा सा रिलीफ यहाँ पे यूएसए को दिखता होगा कि दुश्मन को दोस्त बना लिया जाए, वही वाली सिचुएशन चल रही है। सो अब क्या होगा कि यूएसए इन रिटर्न अब सिंस ये सेमीकंडक्टर्स की डील हुई है, लोअर करेगा सेट ऑफ ब्रॉड टैरिफ्स जो कि मोस्ट ऑफ द ताइवान के एक्सपोर्ट्स के ऊपर लगता है टू यूएसए, 20 to 15% तक उसको कर देगा। तो जो जेनरिक फार्मास्यूटिकल्स हैं, एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स हैं, अनअवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको 0% टैरिफ पे यहाँ पर लेकर आया गया है, ठीक है। तो ये मेजर डील है, इनके बीच में हुई है। अब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेमीकंडक्टर्स। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि सेमीकंडक्टर्स आर मेड थ्रू अ रिगरस प्रोसेस नोन एज वेफर फैब्रिकेशन। सेकंड, सिलिकॉन वेफर्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ वेफर्स। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज आर करेक्ट? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। अब देखो, अब वेफर फैब्रिकेशन नाम का मतलब यहाँ पर समझ में आ रहा है। वेफर क्या होता है? वेफर चिप्स खाते हो ना, मतलब बिल्कुल बारीक पतली जो चिप्स को हम वेफर चिप्स बोलते हैं। अब वेफर के फॉर्म में ही जब उसको फैब्रिकेट किया जाता है, मतलब उसका डिजाइन दिया जाता है, एक पर्टिकुलर डिजाइन में मोल्ड किया जाता है सेमीकंडक्टर्स को, उसको वेफर फैब्रिकेशन बोलते हैं, ठीक है। अब वेफर फैब्रिकेशन जो है सबसे पहला स्टेप ही होता है कि कोई भी आपने सपोज कीजिए सिलिकॉन की जब हम बात कर रहे हैं, सिलिकॉन लिया, उसको पतली पतली शीट्स के अंदर यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया। जब वो पतली शीट्स के अंदर होता है उसके बाद उसको एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू लेकर जाया जाता है। अब ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होता है कि बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है, ये वाटर हाइड या डीआयनाइज्ड वाटर जिसको हम बोलते हैं, उसके थ्रू इसको पास कराया जाता है। फिर मास्किंग वाली टेक्निक होती है एंड देन एचिंग वाली टेक्निक होती है एंड डोपिंग वाली टेक्निक होती है। तीनों के अंदर अब क्या चीज एक है कि जो आपकी मास्किंग वाली टेक्निक है, मास्क का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को एक फ्रेम के अंदर डालना, ठीक है। तो एक बेसिक सा शेप उसको तब दिया जाता है, एचिंग के अंदर उसके शेप को और ज्यादा रिफाइन किया जाता है एंड डोपिंग के शेप के अंदर, अब डोपिंग के अंदर जब जो शेप दी जाती है दैट इज द फाइनल शेप, जिसके बाद इसके अंदर और आप कह सकते हो इंप्योरिटीज को मिलाया जाता है ताकि जो कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर्स की वो और बेटर हो सके। पहले प्योरेस्ट फॉर्म था, ठीक है, धीरे धीरे करके उसके अंदर थोड़ी सी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए डोपिंग के टाइम पे अब क्या हो रहा है कि थोड़ी सी इंप्योरिटीज ऐड की जाती है ताकि अब जो कंडक्टिविटी है वो बेटर हो सके, ठीक है। ये सिंपल सा आपका आंसर था। देन आईएसएमए सजेस्ट मेजर्स फॉर द प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स। तो सरकार जो है क्या ढूंढ रही है, ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रही है ना, कि अपने जो हम नेट जीरो कार्बन एमिशंस की बात यहाँ पर करते हैं, व्हीकुलर एमिशंस उसके लिए एक मेजर आप कह सकते हो सोर्स है। तो अब वही व्हीकुलर एमिशंस को कम करने के लिए सरकार बोल रही है कि आप ईवी, सरकार को ये चीज की हिदायत दी गई आईएसएमए के द्वारा, इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशंस के द्वारा,
उनके जो लीड हैं उनकी तरफ से ये चीज़ बोली गई है कि अब जो बायोफ्यूल्स की आपको प्रमोशन करनी चाहिए, कि सिर्फ और सिर्फ ईवीज के ऊपर आप डिपेंडेंट मत रहिए, क्योंकि ईवीज को लेकर अभी वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। ठीक है, एक फैक्टर वो चीज़ भी है कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, कि बहुत ऐसे मेजर टसल चल रही है जो कि हमने चाइना और यूएसए का कॉन्टेक्स्ट भी डिस्कस किया। सो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट ऑल्सो आपको एक ऑल्टरनेटिव पहले से ढूंढ के रखना चाहिए कि बायोफ्यूल्स को क्यों नहीं प्रमोट करते हो, कि बायोफ्यूल्स को एट पार विद ईवीज अगर आप प्रमोट करना शुरू करोगे, प्लस आप उसके ऊपर जो हमने इंपोर्ट ड्यूटीज यहां पर लगाई हुई हैं या सब्सिडीज जैसे आपने ईवीज पे दी हुई थी, एंड इथेनॉल रिलेटेड जो मशीनरी है उसको भी 5% की जीएसटी के अंदर आपको लेकर आना चाहिए, तभी जाकर आप कह सकते हो कि बायोफ्यूल्स की प्रमोशन होगी, लोगों के अंदर उसके बारे में इनिशिएटिव जो है आपका पता लगेगा, वो भी अब जागरूक होंगे उसके ऊपर। एंड उसके बाद एक आप कह सकते हो वर्टिकल बायो एनर्जी हब भी हमें बनना है। तो शुगर सेक्टर जो है हर एक चीज, तो उसके अब आप कह सकते हो शुगर का जो आप जूस निकाल लेते हो उसके बाद जो बाद में पीछे हस्क बच जाती है उसका यूजेज भी तो आपको करना है ना, उसको भी तो मैनेज करना है, वो वेस्ट को आप कैसे यूज करोगे, है ना। तो वो सारी चीजें जो आपको हेल्प करेंगी। प्लस हमने एक रिसेंटली न्यूज डिस्कस भी की थी व्हेन इट कम्स टू कि जब शुगर केन की प्रोक्योरमेंट की बात हो रही थी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि जब बायोमास जनरेशन के लिए, है ना, तब भी लोगों ने वहां पर बोला था कि हमें जो है वो हमारा जो शुगर केन है वो अभी तक एक्वायर ही नहीं हुआ सरकार के द्वारा, तो एमएसपी हमें उस पर भी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है उसका एक प्रोबेबल सोल्यूशन उन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड किया है, सरकार को ये हिदायत दी है कि आप एक तो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी अगर कम कीजिए, ऐसे व्हीकल्स आ रहे हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है, या आप जीएसटी रिफॉर्म्स उसके लिए लेकर आ सकते हो कि कोई भी ऐसा व्हीकल लेकर आ सकते परचेज करता है तो उसके लिए भी जीएसटी, या फिर इवन कि उसको आप कह सकते हो कि पैसा वापस मिल जाएगा, ठीक है, सब्सिडी के थ्रू उसको हेल्प कर सकते हो। तो रैशनलाइज करने की जरूरत है हमें किसको, बायोफ्यूल्स को और फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को और हाइब्रिड व्हीकल्स को, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको बताई गई। अब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायोफ्यूल्स। इथेनॉल एंड बायोडीजल रिप्रेजेंट द फर्स्ट जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी, सिंपल सी स्टेटमेंट है। सेकंड, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स आर आल्सो called as drop-in fuels. Which of the statements above is or are correct? So the correct answer to this is option number A, statement number 1, कि इथेनॉल एंड बायोडीजल की जब हम इन जनरल कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो ये वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके थ्रू हम बायोफ्यूल्स की प्रोडक्शन करते हैं जो कि एडिबल इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो उनका जो बचा कुचा आप कह सकते हो रेजिड्यू रह जाता है, उसके थ्रू जब हम आप कह सकते हो बायोफ्यूल्स की एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को करते हैं थ्रू अपनी ओल्ड टेक्नोलॉजीज, ठीक है, तो उसको हम फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल बोलते हैं। जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन है ना, उन बायोफ्यूल्स को हम ड्रॉप इन फ्यूल्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली यहाँ पर क्या करना चाहता है, क्योंकि अगर आप पहले फर्स्ट जनरेशन की बात करो बायोफ्यूल्स की, तो उसमें क्या हो रहा है कि पेट्रोकेमिकल्स भी डीजल हो या पेट्रोल हो, उसके अंदर हम उसके इथेनॉल की ब्लेंडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कंप्लीटली अब क्या कर रहा है, वो कंप्लीटली हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स है उनके ऊपर हमारी रिलायंस कम कर रहा है, कंप्लीटली उनको रिप्लेस नहीं कर रहा। रिप्लेसमेंट की बात आती है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन के बायोफ्यूल्स के अंदर, जिनको हम ड्रॉप इन फ्यूल्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो टोटली अब यहाँ पर क्या करना चाहते हैं कि रिप्लेस करना चाहते हैं हमारे पेट्रोल एंड डीजल प्रोडक्ट्स को एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स को, जो कि अब क्या व्हीकुलर एमिशन के अंदर मेजर कॉज है ऑफ कंसर्न ऑफ पोल्यूशन है, ठीक है। तो अभी आपकी सिंपल सी बात है कि टैंक्स, पाइपलाइंस, पंप्स एंड व्हीकल्स एंड स्मॉलर इंजन के लिए ड्रॉप इन फ्यूल्स जो है उनके लिए अब सरकार यहाँ पर काम कर रही है, R&D इसके ऊपर चली रही है। फर्स्ट जनरेशन के अंदर यूज हो रहा है। सेकंड जनरेशन हमारे बायोफ्यूल्स होते हैं जो बायोकेमिकल्स या थर्मोकेमिकल्स होते हैं, जो कि एग्रीकल्चरल आप कह सकते हो बायोमास को फ्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। थर्ड जनरेशन के अंदर माइक्रोबियल प्रोसेसेस को यहाँ पर यूज किया जाता है, एल्गे को यूज किया जाता है। फोर्थ जनरेशन के लिए पेट्रोलियम लाइक हाइड्रो प्रोसेसिंग होती है ऑफ बायोकेमिकल्स, ठीक है। इन्हीं सेकंड जनरेशन वालों जो बायोकेमिकल्स हैं इनकी अब प्रॉपर उस तरीके से एक्सट्रैक्शन की जाती है जिस तरीके से हम रिफाइनरीज के अंदर पेट्रोल को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो इसी प्रोसेस के थ्रू भी अब क्या होता है, वो कंप्लीटली क्या प्रोसेस को ओवरटेक कर लेगा ऑफ यू कैन से कि रिप्लेसिंग द फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोलियम एज वेल एज डीजल या पेट्रोकेमिकल्स की जब हम शॉर्ट बात करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। देन यूनियन गवर्नमेंट पैनल आस्क्ड तमिलनाडु टू रिवाइज द ड्यूगोंग सेंटर प्लान। तो ड्यूगोंग एक आप कह सकते हो सैंक्चुरी बनाने की बात की जा रही थी तमिलनाडु में, आज से आई गेस 2 या 3 साल पहले की ये बात है, ठीक है। तो तभी अप्रूव हो गई थी, बट अब उसको लेकर ना जब उसकी कंस्ट्रक्शन की बात आई यहाँ पर तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। अब दिक्कतें क्या आ रही हैं, पहली चीज तो अब ड्यूगोंग जो है मरीन एनिमल है, मरीन मैमल है ना, ठीक है। तो अब क्या है कि वहां पर उनकी सैंक्चुरी को कंस्ट्रक्ट अगर किया जा रहा है तो उसको टूरिस्ट पर्पसेस के लिए भी यूज किया जाएगा, प्लस उनकी यहाँ पर कंजर्वेशन की भी बात की जा रही है ना। तो अब वहां पर आप देखोगे कि कोस्टल एरियाज के आसपास ऐसी तरह की कंस्ट्रक्शन की जा रही है जो कि अब कहां पर है, कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 और 3 के अंदर फॉर्म होती है या वहां पर ही बनाई जा रही है। तो कोस्टल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली किसी भी ऐसे पर्टिकुलर एरिया जो कि कोस्टल रीजन्स के अंदर या कोस्टल रेगुलेशन जोन के अंदर फॉर्म होती है, बनाई जा रही है, कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, वहां पे आप पहली बात तो किसी तरह की कंस्ट्रक्शन कर नहीं सकते, ठीक है। चलो इन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस जैसे कि अभी कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको अलाउ भी कर दिया गया है तो आपको नेचुरल प्रोडक्ट्स को ज्यादा यूज करना होता है, वेयर एज यहाँ पर जो ड्यूगोंग
ड्यूगोंग रिजर्व या ड्यूगोंग जो सेंटर प्लान है बनाने का, सैंक्चुरी बनाने का प्लान है, इसके अकॉर्डिंगली जो सीमेंट का यूजेज है ना वो बहुत ज़्यादा है, तो इससे क्या होगा, कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है। प्लस जो आसपास वाले एरियाज हैं, अब हमारे पास जो कोस्टल रेगुलेशन जोन्स हैं वहाँ पर आप देखोगे कि इवन की द प्रेजेंस ऑफ यू कैन से कि हमारे पास अदर मरीन एनिमल्स भी तो हैं, उनके हैबिटेट्स को भी डिस्ट्रॉय होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसी वजह से यूनियन गवर्नमेंट पैनल ने तमिलनाडु गवर्नमेंट को बोला है कि ये जो प्लान है ना वापस से मिलकर हमें रिवाइज करना पड़ेगा, कि हमें बैक टू द इको फ्रेंडली लो इम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन जाना पड़ेगा, ताकि ऐसी अप्रोच को अडॉप्ट किया जा सके, क्योंकि सेंसिटिविटी ऑफ द साइट बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अब कंस्ट्रक्शन के अंदर अगर आप देखोगे ड्यूगोंग का जो नेचुरल हैबिटेट है वो भी यहाँ पर हैम्पर होगा इनिशियल फेज के अंदर, ठीक है, कि बाद में वो चाहे रिस्टोर यहाँ पर किया जा सकता है एंथ्रोपोजेनिक चीज़ों की वजह से या ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से भी, जिसको हम बोलते हैं, बट वो चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल तभी हो पाएंगी जब आप इनिशियली ही उसके प्रॉब्लम्स को यहाँ पर आप कह सकते हो कि नेचुरल चीज़ को तो वापस से रिवाइव नहीं ना कर सकते हो आप। तो यहाँ पर यही चीज़ सरकार ने बोली कि हमें ये जो है ना लो कॉस्ट इवन की लो मेंटेनेंस एंड इको फ्रेंडली चीजों को अडॉप्ट करना पड़ेगा फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस सैंक्चुरी, ताकि अब जो नेचुरल हैबिटेट है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट यहाँ पर खराब ही ना हो, ठीक है। ये आपकी सिंपल सी न्यूज थी। देन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं ड्यूगोंग से रिलेटेड। Freshwater mammals, marine mammals found in Indian Ocean, found in Western Pacific Ocean. Choose the correct answer. 1, 2 and 3, 1, 2 and 4, 2, 3 and 4, 1, 3 and 4 only. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब ड्यूगोंग जो है ना उनको हम सी क्यूकम्बर्स भी बोलते हैं, काइंड ऑफ, ठीक है, काइंड ऑफ सी क्यूकम्बर्स वाला ही उनका आइडिया होता है। तो ये जो अब हमारे पास शैलो एरियाज होता है ना, ठीक है, जहां तक हमारे पास सनलाइट पहुंचती है, अब उसको क्या बोलते हैं हम, स्पेसिफिकली एक वर्ड होता है उसके लिए, ठीक है, तो आप मुझे वो बताना वो शैलो वाटर्स को क्या बोलते हैं। तो वही शैलो वाटर्स के अंदर जो ग्रास होती है ना, वही ग्रास के आसपास ये एग्जिस्ट करते हैं शैलो वाटर्स में, ठीक है। तो कहीं पे भी ये फ्रेश वाटर के आसपास आपको ये मैमल्स नजर नहीं आएंगे। तो मतलब टोटली ये मरीन मैमल्स हैं, मतलब कि सैलाइन वाटर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, पहली चीज। अब यहाँ पर इंडिया में इसकी कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है न्यूज़ के अकॉर्डिंगली आपको ये भी जज कर लिया होगा आपने कि इंडियन ओशन की तो बात हो रही है, बट उसके अलावा अगर आप देखो तो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के अंदर भी इनकी एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है। तो फ्रेश वाटर मैमल्स नहीं है ये, सैलाइन वाटर के अंदर ये एग्जिस्ट करते हैं, तो मरीन मैमल्स ही इनको बोला जाता है। इंडियन ओशन में एंड वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में इनकी एग्जिस्टेंस यहाँ पर देखी गई है, एंड वन ऑफ द की स्टोन स्पीशीज हैं ये, जिस वजह से इनकी कंजर्वेशन जो है आप कह सकते हो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनको सी काउस भी ऐसे बोला जाता है। तो फ्रेश वाटर एरियाज के अंदर फ्लूक लाइक टेल होती है, डॉल्फिन लाइक फ्लूक टेल होती है इनकी, एंड सिमिलर प्लम्प अपीयरेंस भी इनकी डॉल्फिन की तरह होती है। तो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि फेमस भी हैं ये, ठीक है। तो सी काउस इनको बोला जाता है, नॉट सी क्यूकम्बर, सॉरी, सी काउस बोला जाता है। ड्यूगोंग जो है पीसफुली सी ग्रास के ऊपर यहाँ पर ग्रेज करते हैं, वहाँ पर ही अपने जो आप कह सकते हो मैमल्स हैं सेंस, तो वहाँ पर ही ऑफस्प्रिंग्स को ये डिलीवर भी करते हैं। तो इंडियन एंड वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के अंदर जनरली ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स जस्टिस वर्मा's चैलेंज टू फॉर्मेशन ऑफ हाउस इंक्वायरी कमेटी। तो अब हमने प्रोसेस जो है, अब कोई भी रिमूवल ऑफ जज की जब हमने बात की थी, तो वो इम्पीचमेंट वाला प्रोसेस जो है उसके अंदर क्या होता है कि या तो आपको 100 जो व्यक्ति हैं, 100 आप कह सकते हो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में, स्पेसिफिकली जब लोकसभा की बात करें, जब भी मोशन प्रेजेंट होता है तो 100 लोकसभा मेंबर्स जो है इसके ऊपर अप्रूव करने चाहिए, या फिर 50 राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनको इसके ऊपर अप्रूवल देनी जरूरी होती है, ठीक है। तभी जाकर ये मोशन जो है फर्दर इन पिक्चर आता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हाउस इंक्वायरी कमेटी जो है वो बैठती है। हाउस इंक्वायरी कमेटी को लेकर अब आप कह सकते हो कि जजेस इंक्वायरी एक्ट जो है ना उसके बारे में इसके अंदर बताया गया है। हाउस जो हमारी इंक्वायरी कमेटी है वो जजेस इंक्वायरीज एक्ट के अंडर यहाँ पर स्टैब्लिश की जाती है। तो अब एक छोटे से क्लॉज के अंडर ही ना जो जस्टिस वर्मा है वो यहाँ पर खेल रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे पूरी पिक्चर मैं आपको समझाती हूँ, बट क्वेश्चन के थ्रू ना आपको पिक्चर और ज्यादा क्लियर होगी। तो अभी मैं जो न्यूज़ है वो बता रही हूँ आपको कि जो जस्टिस वर्मा है उन्होंने ये चीज़ क्यों पिन पॉइंट किया यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू द जजेस इंक्वायरी एक्ट, उन्होंने बोला कि जो राज्यसभा है और लोकसभा है उनके अंदर अगर साइमल्टेनियसली सेम ही डे पे ये मोशन प्रेजेंट हुआ था एंड लोकसभा के अंदर वो एक्सेप्ट हो गया, राज्यसभा के अंदर वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, बट उसके बाद भी अगर आप देखो तो लोकसभा में स्पेसिफिकली जो स्पीकर हैं, क्योंकि अब स्पीकर की बात की जाती है या फिर चेयरमैन की बात की जा रही है राज्यसभा की, जो कि अब येस और नो का फाइनल डिसीजन यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद ही जो हाउस इंक्वायरी कमेटी है वो बनेगी, ठीक है। अब क्या हुआ कि राज्यसभा के अंदर सेम डे लोकसभा वाले दिन ही इसको प्रेजेंट किया गया मोशन को, राज्यसभा में वो मना हो गया, लोकसभा के अंदर वो पास हो गया। तो उसके बाद अब जो हमारा जजेस इंक्वायरी एक्ट है ना वो ये बोलते हैं कि अगर दोनों ही आप कह सकते हो पार्लियामेंट के हाउसेस के अंदर वो सेम डे पे प्रेजेंट होता है ना, तो
अब अगर दोनों के दोनों यहाँ पर अप्रूव कर देते हैं तो दोनों ही चेयरमैन एज वेल एज आप कह सकते हो स्पीकर ऑफ लोकसभा दोनों को ही बैठकर यहाँ पर हाउस इंक्वायरी कमेटी बनानी होती है। बट सिंस अब यहाँ पर ये लैप्स हो जाता है, आप कह सकते हो मोशन इन राज्यसभा, तो लोकसभा के अंदर सिंस वो एक्सेप्ट हो जाता है, तो ओम बिरला विच इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा करंटली, है ना, तो उन्होंने क्या किया, हाउस इंक्वायरी कमेटी जो है वो सिंगल हैंडेडली यहाँ पर फॉर्म कर दी। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसी क्लॉज पे उन्होंने बोला कि सेम डे पे अगर अप्रूव हुआ है, हमारा जजेस इंक्वायरी एक्ट ये बोलता है कि सेम ही डे पे प्रेजेंट हुआ तो दोनों में ही यहाँ पर पास होना जरूरी है। ठीक है, वो इस बात को यहाँ पर बोल रहे हैं, जो चीज कहीं पे जजेस इंक्वायरी एक्ट में कहीं पे मेंशन ही नहीं की गई है। ठीक है, तो ऑन द अदर हैंड जब सुप्रीम कोर्ट है उनके अंदर जब उन्होंने यहाँ पे जाकर ये बात बोली तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसी तो कोई चीज यहाँ पर है ही नहीं कि यू बीइंग अ जज आप लूप होल्स के साथ यहाँ पर खेल रहे हो, बट सिंस आप जो ये बात बोल रहे हो कि हम ये लैप्स कर दें मोशन पूरा, कहीं ना कहीं हाउस इंक्वायरी कमेटी की फॉर्मेशन की बात आप जो कह रहे हो कि सिंस जो लोकसभा के स्पीकर हैं उन्होंने यूनानिमसली उसको फॉर्म कर दिया विदाउट कंसल्टेशन द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, तो हम तो फिर से वापस बैक टू स्क्वायर वन आ जाएंगे कि जो चीज तो वापस हम शुरू तो नहीं कर सकते हैं अब चीज को, कि इतनी ज्यादा हमारी जो हाउस इंक्वायरी कमेटी की जो बातें हैं, वो जो चीजें हैं, वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेसेस हैं, हम तो सेकंड या थर्ड स्टेप पे आ चुके हैं, थर्ड स्टेप पे, फोर्थ स्टेप फाइनल होगा कि कमेटी क्या बोलते हैं, उसके बाद जो मोशन प्रेजेंट किया जाएगा इंपीचमेंट वाला, है ना, कि हम बैक टू स्क्वायर वन यानी कि स्टेप 0 पे चले जाएंगे कि वापस से मोशन को हमें इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, कि ये तो बहुत ज्यादा लॉस ऑफ टाइम भी होगा, तो हम इस वजह से इसको अप्रूव यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो पैनल है या जो सुप्रीम कोर्ट का पैनल फाइनली अब उन्होंने इस चीज को रिजेक्ट किया, उन्होंने बोला है कि जो बिल्कुल यहाँ पर जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंडर जो लूप होल आप प्रेजेंट कर रहे हो वो कहीं से भी वैलिड यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, एंड ऊपर से आप खुद से अपनी इमेज के ऊपर और ज्यादा लांछन लगाते जा रहे हो इस चीज को लेकर, तो आपको फिलहाल हाउस इंक्वायरी कमेटी कहती क्या है उसको मानना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और चीज मैं आपको यहाँ पर बेटर समझा पाऊंगी। कंसिडर द फॉलोइंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाउस इंक्वायरी कमेटी. It is a 5-member committee. It holds a quasi-judicial inquiry into charges. Which of the statements above is or are correct? So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेकंड ओनली। जो हाउस इंक्वायरी कमेटी है वो 3-member कमेटी होती है। ठीक है, तो अब जजेस इंक्वायरी एक्ट को यहाँ पर देखते हैं कि अब जब हम जस्टिस वर्मा की यहाँ पर बात कर रहे हैं मिसबिहेवियर या मिसबिहेवियर के बेसिस पे उनको यहाँ पर आप कह सकते हो उनके इम्पीचमेंट की यहाँ पर बात की जा रही है कि इनकैपेसिटी को लेकर यहाँ पर बात नहीं हो रही है, बट सिंस मिसबिहेवियर से रिलेटेड ये बात है, तो पहली आपकी जो स्टेटमेंट ये कह रही थी कि वन शैल बी चोजन फ्रॉम चीफ जस्टिस और अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो हाउस कमेटी है, हाउस इंक्वायरी कमेटी है, 3-member की कमेटी है, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे या कोई भी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होगा। सेकंड, अमंग द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स के बीच में कोई होगा इसके अंदर। तीसरा, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि इन द ओपिनियन ऑफ द स्पीकर और एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एज द केस में बी अ डिस्टिंक्ट ज्यूरिस्ट। तो ये 3 मेंबर्स यहाँ पर इसका पार्ट होते हैं। ठीक है, तो अब ये क्वासी जुडिशियल बॉडी क्यों है, क्योंकि अब एक तो कमेटी बनाई जा रही है, तो ये थोड़ा सा इनफॉर्मल सेटअप होता है, क्योंकि जो कमेटी की रिपोर्ट है वो वापस से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के सामने यहाँ पर प्रेजेंट की जाती है कि कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है, उसके बाद ही उसके ऊपर फाइनल यहाँ पर वोटिंग होती है। ठीक है, कि उनको इम्पीच किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। सो अब ये क्वासी जुडिशियल सेटअप है क्योंकि थोड़ा सा लेस फॉर्मल है, प्लस यहाँ पर कोर्ट की तरह डिसीजन नहीं दिया जा रहा, एक कमेटी की रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट की जा रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, आप ये चीज देखो कि अब ये प्रोवाइजो वाला पार्ट है। ठीक है, कि जूरिस्ट के बाद आप देखो कि प्रोवाइडेड, जहां पर नोटिस ऑफ मोशन जो कि सबसेक्शन 1 के अंदर यहाँ पे कहीं पे मेंशन किया गया है, ये नोटिस के बारे में यहाँ पर बताया गया है, आर गिवन ऑन द सेम डे इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। कोई भी कमेटी ऐसी कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगी अनलेस द मोशन हैज बीन एडमिटेड इन बोथ द हाउसेज, एंड वेयर सच मोशन हैज बीन एडमिटेड इन बोथ द हाउसेज द कमिटी शैल बी कंस्टिट्यूटेड जॉइंटली बाय द स्पीकर एंड द चेयरमैन। तो यहाँ पर ये तो नहीं बोला ना उन्होंने कहीं पे कि अगर कमेटी की फॉर्मेशन हो ही नहीं पाएगी कभी भी अगर एक जगह लैप्स हो जाता है। उन्होंने ये बोला कि दोनों के अंदर अगर सेम डे पे प्रेजेंट हुआ है तो दोनों अगर उसको अप्रूव कर देते हैं तो उसी दिन कमेटी की फॉर्मेशन होगी इन कंप्लायंस, या आपस में स्पीकर ऑफ लोकसभा एज वेल एज जो चेयरमैन है ऑफ राज्यसभा दोनों के कंप्लायंस में होनी चाहिए। फर्दर उन्होंने यहाँ पे बोला कि जहां पर नोटिस ऑफ मोशन अफोरसाइड आर गिवन इन द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ऑन डिफरेंट डेट्स, द नोटिस विच इज गिवन लेटर शैल स्टैंड रिजेक्टेड। कि अगर सपोज कीजिए राज्यसभा में पहले मोशन आ गया एक दिन पहले, सेकंड डे पे अब लोकसभा में आया और राज्यसभा ने उसको पास किया या लैप्स किया, सेकंड डे पे जो यहाँ पर पास करेगा या लैप्स करेगा वो मैटर नहीं करता, फर्स्ट डे पे जहाँ पे पास हुआ है या लैप्स हुआ है वो चीज यहाँ पर स्टैंड करेगी। बट कहीं पर भी यहाँ पर ये चीज नहीं बोली गई है कि सेम डे पे अगर कोई भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर इसको यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है और एक में लैप्स हो जाता है एक में पास हो जाता है, तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा,
है ना। तो उन्होंने बोला ये चीज़ तो आप लूपहोल यहाँ पर ढूंढ रहे हो, तो इसके बेसिस पे हम बैक टू स्क्वायर वन नहीं जाना चाहते। ठीक है, ये आपकी सिंपल सी न्यूज़ थी। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। देन यूएस लॉ मेकर्स इन कोपेनहेगन सीक टू लोअर टेम्परेचर एमिड ट्रम्प थ्रेट्स। तो ट्रम्प की थ्रेट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो अब क्या है कि ग्रीनलैंड के मुद्दे को लेकर जो डेनमार्क है भड़का हुआ है वो बहुत ज़्यादा, कि ग्रीनलैंड हम क्यों देंगे आपको, कि हम नहीं चाहते यहाँ पे ग्रीनलैंड देना। तो बहुत ज़्यादा मुद्दा भड़क गया है यूरोपियन यूनियन के अंदर भी एंड स्पेसिफिकली नेटो कंट्रीज के अंदर भी, क्योंकि अब डेनमार्क एंड ऑल टुगेदर साथ में साइमल्टेनियसली ग्रीनलैंड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नेटो। तो अब नेटो के साथ अब आप नेटो नेशन जो है नेटो नेशन को भिड़ाओगे। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि नेटो से विड्रॉल के चांसेस इस टाइम पे यूएस के बहुत ज्यादा हैं एंड मेजरली जो फंडिंग है नेटो की वो भी यूएस से जाती थी। आपको ये न्यूज भी याद होगी कि जहां पर नेटो की कंट्रीज को इनिशियली ट्रंप ने भी बोल दिया था कि आप अपने पूरे कंट्री के बजट का 5% जो है वो कहां पे लगाओ, नेटो की आर्म फोर्सेस को बढ़ाने में लगाओ, अपनी आप कह सकते हो कि कैपेसिटी, मिलिट्री कैपेसिटी को बढ़ाने में लगाओ, है ना। तो अब ये यूएस वर्सेस नेटो तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि अब ग्रीनलैंड वाला अगर रीजन सेफ नहीं है नेटो के पार्ट होते हुए भी डेनमार्क के, तो बाकी नेटो नेशंस को भी तो ये होगा कि कल को तो हमारे ऊपर भी ये चढ़ सकता है किसी भी टाइम पे, है ना। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर एग्जिस्ट करती है कि हमारे ऊपर भी अटैक कल को यहाँ पर यूएस कर सकता है। तो यहाँ पर क्या हो गया है कि यूएस वर्सेस नेटो वाली सिनेरियो सामने आ रही है। तो मुद्दा जो है बहुत ज्यादा हीटेड हो गया एंड बार बार ट्रंप की ऐसी स्टेटमेंट आती जाती। तो अब फाइनली नेटो नेशंस ने क्या किया, अपने अपने कुछ मिलिट्री का हिस्सा जो है वो डेनमार्क वाले रीजन के अंदर एंड स्पेसिफिकली ग्रीनलैंड वाले रीजन के अंदर यहाँ पर पोस्ट करना शुरू कर दिया। तो ये जब मूवमेंट अब यूएसए ने देखी तो उन्होंने अपने जो डेलीगेशन है वो वहां पर भेजी है। ठीक है, उन्होंने बोला कि हमारा ऐसा कोई यहाँ पर थ्रेट नहीं देने का आइडिया आपको, कि प्रॉपर तरीके से मार्च के अंदर जो ट्रंप है वो विजिट करेंगे डेनमार्क एंड फाइनली डिसाइड करेंगे कि क्या किया जाना है, कि बल्कि डेनमार्क की रिक्वायरमेंट ग्रीनलैंड की रिक्वायरमेंट हमें जरूरी है, क्योंकि हम पहले भी ये चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि उनका जो डोम सिस्टम है वो तभी एप्लीकेबल होगा क्योंकि यूएस को एक सिक्योरिटी थ्रेट है। डोम सिस्टम जो वो लगाना चाहते हैं वो तभी फायदे में रहेगा क्योंकि ग्रीनलैंड की रिक्वायरमेंट उनको रहेगी, क्योंकि अब एक बेसिक स्ट्रेटेजिक पॉइंट की तरह आप उसको कंसिडर कर सकते हो कि उनको चाहिए तो चाहिए, ये चीज यहां पर बोली गई है। बट उन्होंने थोड़ा सा टेम्परेचर को ईज आउट करते हुए चीज बोली कि जो भी चीज होगी आपसे बातचीत करके सलाह करके होगी। बट ट्रंप ऑन द अदर हैंड इज सेइंग कि हमने यहां पर रूल आउट नहीं किया है कि हम मिलिट्री एक्शन नहीं लेंगे। ठीक है, जो मुद्दे को यहां पर बीच में कहीं पे लिंगर ऑन करता हुआ छोड़ता हुआ नजर आता है। देन टॉक्स ऑन चबाहर पोर्ट ऑपरेशंस विल कंटिन्यू विद यूएसए एंड ईरान। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ये स्टेटमेंट आया है। चबाहर पोर्ट जो है अब हमें बेसिक सा आइडिया है कि अफगानिस्तान तक हमें अपनी जितना भी हम भेजते हैं सामान एक्सपोर्ट करते हैं वो वाया चबाहर पोर्ट होता है, क्योंकि अब हमारे पास जो लैंड के थ्रू जो एरिया है वो करंटली अंडर पीओके है ना। जो लैंड के थ्रू 48 किलोमीटर के आसपास का जो बॉर्डर है जो हम अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं वो पीओके के अंडर फिलहाल फॉल करता है ना। तो हमें चबाहर पोर्ट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहती है। ईरान के साथ अब किसी भी तरह का ट्रेड अगर किया जाएगा तो यूएसए ने बोला सैंक्शन उनके ऊपर भी लगेगी। प्लस जो चबाहर पोर्ट है उनकी डेवलपमेंट के लिए मेजर जो कंपनीज है वो इंडियन कंपनीज है जिनकी इन्वेस्टमेंट है। तो यूएसए के साथ जो हमारा अलायंस है उसकी एक्सटेंशन इंडिया को मिल चुकी है टिल अप्रैल 26, 2026। ठीक है, तो तब अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बोल रही है कि ईरान के साथ भी हमारे लॉन्ग टर्म टाइज हैं, कि हमारा जो अभी काफी रिलेशन जो है उनके साथ बेटर होता हुआ नजर ही आ रहा था कि हम डेवलपमेंट की बात कर रहे थे कि ईरान के जो अंदर की सिचुएशन है वो खराब होनी शुरू हो गई है ना। तो अब यूएसए से कंटिन्यूसली यहाँ पर टॉक में इंडिया रहेगा कि एटलीस्ट हमारा जो ये एक्सटेंशन है या ईरान के साथ जो हमारा अभी चबाहर पोर्ट की डेवलपमेंट की बात है वो बेटर हो सके, ताकि हमारा एक्सपोर्ट मेजरली हैम्पर ना हो। तो इंडिया जो है कंटिन्यूसली इन टॉक विद ईरान एज वेल एज यूएसए के साथ ये कंटिन्यूसली चलती रहेगी, बात चलती रहेगी। इन फाइनल निष्कर्ष क्या रहता है उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड किया जाएगा कि चबाहर पोर्ट से रिलेटेड जो अब हमारे यहाँ पर सपोर्ट है टू अफगानिस्तान में पहुंच सकती है कि नहीं। ठीक है, तो अभी एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाते मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान को भी टैकल करने के लिए मे बी यहाँ पे कहीं ना कहीं यूएसए तो नहीं चाह रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान का जो बगराम एयरबेस है दे वर डिमांडिंग दैट, है ना। तब ईरान की यहाँ पर सप्लाई कट करने के लिए तो नहीं चबाहर पोर्ट या इवन ईरान के साथ यहाँ पर यूएसए ने कुछ मुद्दा उठा लिया, है ना, क्योंकि इंडिया मेजर सपोर्टर काइंड ऑफ है एंड इंडिया के साथ भी नहीं बन रही है फिलहाल यूएसए की। कैन बी अ पॉइंट, है ना। कुछ आप अपनी सलाह इस पर मुझे जरूर बताना कि मे बी क्या आपको पता ये पॉइंट हो कि बगराम एयरबेस उनको चाहिए। देन 44,000 न्यू स्टार्टअप्स वर रजिस्टर्ड इन 2025 सेज पीएम मोदी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 10 साल हो चुके हैं स्टार्टअप इंडिया प्रोजेक्ट को एंड 10 साल के बाद उन्होंने बस ये अपने स्पीच के अंदर स्पेसिफिकली, क्योंकि मन की बात जो है उनकी कल जो शेड्यूल्ड हुई थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला इंडिया की जो स्टार्टअप्स हैं, अगर आप बात करो जब वो पावर में आए थे, अब आजकल के जो स्टार्टअप्स हैं वो इतने ज़्यादा एकदम से बढ़ रहे हैं, लोगों के जो माइंड सेट है वो चेंज होता जा रहा है एंड धीरे धीरे आप देखोगे कंपनीज जो है मेजर यूनिकॉर्न्स भी बन रही हैं, आईपीओज भी उनके कॉन्स्टेंट यहाँ पर लॉन्च होते जा रहे हैं। कि जब वो पिक्चर में या जब वो पावर में आए थे उस टाइम पे आप देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ 500 से भी कम स्टार्टअप्स थे, बट अब वो 2 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं। मतलब कि उन्होंने बोला कि वो लोग जो आजकल ये सोच रहे हैं कि सिर्फ एक सैलरी से यहाँ पर उनका फायदा नहीं होने वाला, सैलरी के अलावा भी उनको कुछ और एक्स्ट्रा काम करना, दैट इज द काइंड ऑफ पीपल जो स्टार्टअप चला पाते हैं एंड दैट इज हिज फेवरेट टाइप ऑफ पीपल जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडिया को यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं, या जो इंडिया के जीडीपी को एक्चुअली यहाँ पर कह सकते हो कि बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने ये बात बोली
कि इंडिया को एक मेजर हब बनाने में एंड सबसे बड़ी बात टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में, इवन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में वो लोग यहाँ पर हेल्प करेंगे। ठीक है, तो कल के न्यूज़पेपर में इंडियन एक्सप्रेस में मेजरली मुझे कुछ नजर नहीं आया था, बट एक इंपॉर्टेंट चीज नजर आई थी जो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू स्टार्टअप इंडिया। ठीक है, दैट इज कि 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप जो है इन द कंट्री टुडे एग्जिस्ट करते हैं। 45% ऑफ द स्टार्टअप जो है टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज के हैं। 48% ऑफ द स्टार्टअप जो है उसमें एटलीस्ट एक वुमेन डायरेक्टर है एंड 20+ लाख जो डायरेक्ट जॉब्स हैं स्टार्टअप्स की वजह से क्रिएट भी हुई हैं एंड 15 लाख करोड़ रुपीस की फंडिंग जो है स्टार्टअप्स ने अब सिक्योर भी कर ली है। तो ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आपको याद रखने की जरूरत है। 10 ग्लोरियस ईयर्स ऑफ स्टार्टअप इंडिया। ठीक है, देन एक्सपर्ट पैनल सेट्स नॉर्म्स फॉर रिलीजियस साइट्स इन सैंक्चुरीज। तो अब ये मुद्दा कहाँ से शुरू होता है? मुद्दा होता है बलराम अंबाजी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी गुजरात के अंदर, जो 2024 के अंदर मुद्दा यहाँ पर शुरू हुआ। तो अब जो बलराम आप कह सकते हो कि सैंक्चुरी, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, वहां पर आपने कभी सेक्रेड ग्रोव्स के बारे में भी डिस्कस किया होगा, है ना? आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो, सेक्रेड ग्रोव्स के बारे में, इन्वायरमेंट में भी पढ़ते हो। तो अब सेक्रेड ग्रोव्स होते हैं वो तो ट्राइबल लोगों के होते हैं जनरली। ठीक है, या आपने कभी ये भी देखा होगा कि कोई एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के अंदर लोगों के देवी देवताओं के जो मंदिर हैं वो छोटे छोटे बने होते हैं, है ना? तो अब उस गुजरात के अंदर स्पेसिफिकली बलराम जो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है उसके अंदर उन्होंने परमिशन ली थी। ठीक है, परमिशन ली थी फ्रॉम द गवर्नमेंट कि हम वहां पर हम जो टेम्पल है उसको रिकंस्ट्रक्ट कराना चाहते हैं। तो अब क्या होता है कि लेटर हाफ, फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 के अंदर तो ये परमिशन उनको ग्रांट कर दी गई, बट लेटर हाफ के अंदर उन्होंने ये सोचा कि जो डिसीजन उन्होंने दिया है अभी इसको एज अ प्रेसिडेंट यूज किया जा सकता है बाय द अदर पीपल ऑल्सो, कि वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज में हमें डेवलपमेंट करनी पड़ेगी कि अगर आपने वहां पे अलाउ किया तो यहाँ पे भी इसको अलाउ किया जाना चाहिए। तो दे रियलाइज देयर मिस्टेक, तो उन्होंने ये बोला कि इस चीज की जो डेवलपमेंट के लिए हम यहाँ पर परमिशन नहीं दे सकते, तो हम एक्सपर्ट पैनल जो है इसको इस्टेब्लिश करेंगे उसके अकॉर्डिंगली कि आपकी जो रिलीजियस धारणाएं हैं या जो एरिया है हमें उसकी डेवलपमेंट की भी बात देखनी है कि इन्वायरमेंट जो है हमें उसको भी चेक करना है। ठीक है, प्लस जो नेचुरल हैबिटेट्स है वो भी डिस्ट्रॉय ना हो, क्योंकि अगर आप देखो कि कोई मंदिर है उसका साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो लोगों का जो आप कह सकते हो फुटफॉल वो भी बढ़ेगा, तो जो नेचुरल हैबिटेट है वो खराब होने के चांसेस है ना, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी एग्जिस्ट करती है, प्लस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। तो उन्होंने ये बोला कि हम जो पैनल है उसको एक कमेटी को इस्टेब्लिश करेंगे, बट हमारे अकॉर्डिंगली हमने जो परमिशन आपको गलत दी है कि हमें इसे वापस से रिवाइज करने की जरूरत है, तो इसी वजह से एक एक्सपर्ट पैनल को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा कि जो फर्दर नॉर्म्स को यहाँ पर रिलीजियस साइट्स इन सैंक्चुरीज के अंदर किसी भी तरह की डेवलपमेंट की परमिशन आपको नहीं देगी। एंड वही एक्सपर्ट पैनल जो है इस चीज को चेक भी रखेगा कि किसी भी तरह की अगर आपको रिक्वायरमेंट है भी कंस्ट्रक्शन की तो वो मिनिमल से मिनिमल कंस्ट्रक्शन होगी और वो भी इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन होगी। तो हम यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज के साथ खिलवाड़ नहीं होने देना चाहते। देन सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा हैज एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ओनली। तो अब यहाँ पर ना मुद्दा वहीं जस्टिस वर्मा के आसपास ही घूमता है। तो अब जस्टिस वर्मा को लेकर जब मोशन प्रेजेंट किया गया था उस टाइम पे आप देखो कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, उनकी भी पोजीशन चेंज हुई थी, तो वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो चेंज हुए थे। एंड सिंस वाइस प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा यहाँ पर एक्ट करते हैं, तो अभी इन फुल कैपेसिटी वो काम यहाँ पर नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो अब उसी आप कह सकते हो ट्रांजिशन के दौरान जो ये आप मोशन जो है जस्टिस वर्मा के अगेंस्ट राज्यसभा के अंदर प्रेजेंट किया गया था, तो अब उन्होंने ही खुद से ही ये राज्यसभा के अंदर, विच इज अ मेजर डिसीजन एंड मेजर फ्लॉ जो नजर आ रहा है मुझे फिलहाल पार्लियामेंट के अंदर। एंड फाइनली सेक्रेटरी जनरल को यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली बोल भी दिया है, अच्छी बात है, क्योंकि अब क्या हो गया कि अब ये ट्रांजिशन फेज तो चल ही रहा था, प्लस उनका जो रिजेक्शन है, लोग आप कह सकते हो कि राज्यसभा की तरफ से जो रिजेक्शन अभी आया ही है ना। आप सपोज कीजिए मोशन अब प्रेजेंट किया गया है राज्यसभा के अंदर, तो आप जो स्पीकर, या आप बात करो स्पीकर की बात कर रहे हैं, चलो वाइस प्रेसिडेंट की उस टाइम पे चेयरमैन की बात कर रहे हैं, है ना, एग्जैक्ट टर्म यूज करते हैं, तो वो उसको अब प्रेजेंट करने से पहले मोशन को, उससे पहले उसके अंदर बहुत सारी वेरिफिकेशंस होती हैं। वो वेरिफिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रेजेंट करके देता है। खुद से तो स्पीकर यहाँ पे चेयरमैन जो है वो बैठ के काम नहीं करेंगे, है ना। जो भी मेजर इनपुट्स होते हैं उसके बेसिस पे जो फाइनल डिसीजन जो है वो किसका होता है, वो चेयरमैन का, या इन द केस ऑफ लोकसभा अगर हम बात करें स्पीकर का होता है। तो अब उन्होंने क्या बेसिक यहाँ पर चीजें निकाली जिसके बेसिस पे जो राज्यसभा के अंदर वो मोशन ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गया, ठीक है, जो कि अब अगेन जिसके ऊपर जो लूप होल के ऊपर यहाँ पर जस्टिस वर्मा खेले भी हैं, है ना। तो ये चीज आपको बताएगी कि उन्होंने ये बोला कि जो ड्राफ्ट डिसीजन है सेक्रेटरी जनरल का, उन्होंने ये बोला कि एमपीज जो है उन्होंने प्रॉपर टर्म्स यूज नहीं की हैं, ठीक है, अपने मोशन के अंदर रिमूवल के लिए, एंड उन्होंने कोई ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट सपोर्ट करने के लिए मटेरियल फैक्ट्स को यहाँ पर प्रेजेंट नहीं किए हैं, एंड उन्होंने प्रेजेंट किए हैं इनकरेक्ट फैक्ट्स एंड रॉन्ग प्रोविजंस ऑफ लॉ उन्होंने कोट किए, जिस बेसिस पे हम नहीं चाहते कि ये प्रेजेंट हो। तो ये मोशन इसी वजह से ऑटोमेटिकली लैप्स हो गया। ये चीज आपको यहाँ पर बताई गई है। तो अब इसी बात पे सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा है सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा को कि आपका सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है, आप वहीं तक रहिए, आप अपने बेसिस पे डिसीजन नहीं दे सकते कि ये पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए,
ठीक है, कि आप ये छोटी छोटी बातों को अगर इग्नोर भी क्या आपने पॉइंट आउट कर दी, बट द फाइनल डिसीजन ऑफ द चेयरमैन शुड बी वैलिड। ठीक है, कि आप उनकी पोस्ट को रिस्पेक्ट कीजिए, आप अपने काम को यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल के लिए ही यहाँ पर उसको ध्यान में रखिए, उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ यहाँ पर अपने तरफ से अथॉरिटी प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपकी न्यूज थी। देन सीड्स बिल एम्ड एट प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ फार्मर्स सेज मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने यहाँ पर बार बार, क्योंकि पब्लिक डोमेन में खोला गया है ना, एंड फाइनली इट इज एक्सपेक्टेड कि बजट सेशन के अंदर जो सीड्स बिल है वो भी प्रेजेंट होगा, यहाँ पर टेबल किया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर। तो अब यहाँ पर वो बार बार यही बोल रहे हैं कि सीड्स बिल जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है राइट्स ऑफ द फार्मर्स को, कि उनको बेटर क्वालिटी ऑफ सीड्स मिलेंगे, QR कोड जो है पैकेट के ऊपर उनको लगाया मिलेगा, जिससे वो चेक कर सकते हैं कि कोई भी सीड जो है ऑथेंटिक है कि नहीं। प्लस उन्होंने फार्मर्स का एक कंसर्न जो है यहाँ पर उसको ईज आउट करते हुए बोला कि अगर आप पुरानी तरह की जो आप सीड्स हैं जो आप खुद से यहाँ पर अपने पास प्रिजर्व करके रखते हो, अगर आप वो यूज करते हो, आपके ऊपर किसी भी तरह का यहाँ पर एक्शन नहीं लिया जाएगा कि अगर आप ट्रेडिशनल सीड्स को यूज करते हो। तो ये चीज उन्होंने यहाँ पर बोली है। प्लस सीड्स बिल को वो पास कराने के लिए यहाँ पर चाहते हैं कि एक क्वालिटी काइंड ऑफ सीड्स जो है वो इंडियन मार्केट में आए। देन इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड पैक्ट विल बी मदर ऑफ ऑल डील्स। ठीक है, तो पीयूष गोयल जी की ये स्टेटमेंट आई है, उन्होंने बोला है कि अभी तक उनके करियर के अंदर उन्होंने 7 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो कंडक्ट कराए हैं, एंड अभी तक इंडिया ने क्या किया है, 27 जनवरी की डेडलाइन जो है हमारी यूरोपियन यूनियन के साथ है। उन्होंने उसके बारे में तो अभी मेंशन नहीं किया, बट उन्होंने बोला है कि इंडिया ने अभी तक जो ट्रेड डील्स हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो यूके, मॉरिशस, UAE एंड 4 अदर EFTA कंट्रीज, जिसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लाइकनस्टाइन एंड उसके अलावा एक और कंट्री दैट इज ओमान, गल्फ नेशन के अंदर ओमान आता है, हमने इनके साथ तो साइन कर लिए हैं। ठीक है, तो ये अर्ली हार्वेस्ट डील की तरह आप इसको मानिए, बट इस बार जो यूरोपियन यूनियन के साथ हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगी वो एक मदर ऑफ ऑल डील्स और एक बम्पर डील की तरह होगी। तो उन्होंने ये बोला कि हमारे जो इंटरेस्ट हैं हमने यूरोपियन यूनियन के सामने रख दिए हैं। ठीक है, उनके जो इंटरेस्ट हैं वो उन्होंने इंडिया के सामने रख दिए हैं, एंड उन्होंने बोला कि दोनों के इंटरेस्ट कहीं पे भी मैच नहीं करते हैं। तो इस वजह से क्या फायदा हो रहा है कि अगर दोनों के इंटरेस्ट मैच करते हैं, सपोज कीजिए हमने राइस की प्रोडक्शन की बात की, उन्होंने बोला राइस की प्रोडक्शन की बात की, तो अगर दोनों ही कंट्रीज राइस की प्रोडक्शन कर रहे हैं, है ना, तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर हुआ ही नहीं, क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट है वो टोटली डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, एंड हमारा इंटरेस्ट टोटली डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग। तो दैट हैज मेड थिंग्स ईजियर फॉर अस टू फिगर आउट, एंड फाइनली मदर ऑफ ऑल डील्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट कौन सी डेट को ये एक्सपेक्ट कर सकते हो ये उन्होंने यहाँ पर नहीं बोला है। बट यहाँ पर लोगों की या बिजनेसमैन की, जो एक्सपोर्टर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, उनकी थोड़ी सी आशाएं बढ़ती हुई नजर आती हैं। देन यमन प्राइम मिनिस्टर क्विट्स, रिप्लेस्ड बाय फॉरेन मिनिस्टर। यमन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं सलीम सलेह बन बुरेक, उनका जो है रिप्लेसमेंट कर लिया गया है उनके ही फॉरेन सेक्रेटरी, फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा, शया मोहसेन जिंदानी। ठीक है, तो जो करंट गवर्नमेंट है वो भी तब तक काम करेगी जब तक नई गवर्नमेंट इलेक्ट नहीं हो जाती। तो मतलब आप कह सकते हो काइंड ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट यमन के अंदर देखने को मिल रही है। देन ट्रंप threatens tariffs on nations that don't back plan on Greenland। अब देखो वहां पर मुद्दा आप शांत करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी डेलीगेशन भेज दी। यहां पर आप ये बोल रहे हो कि कोई भी व्यक्ति, सिंस मैंने आपको बताया कि जो नेटो नेशंस है उन्होंने अपनी आर्मी जो है उसको थोड़ी थोड़ी टुकड़ी जो है वो ग्रीनलैंड के अंदर एंड डेनमार्क के अंदर भेज दी है टू सपोर्ट डेनमार्क, है ना, एंड ऑल टुगेदर ग्रीनलैंड को भी। तो यहाँ पर अब ट्रंप ने डायरेक्ट ये थ्रेट दिया है नेशंस को कि जो भी इस तरीके से हेल्प करने की बात करेगा उनके ऊपर भी हम क्या करेंगे, थ्रेट है उनके ऊपर भी कि ग्रीनलैंड वाले प्लान को लेकर हम आपके ऊपर भी टैरिफ लगा देंगे, कि अगर आप ग्रीनलैंड हमारा था, हमारा है, आगे हमारे लिए रहेगा, क्योंकि हमारी नेशनल सिक्योरिटी हमारा अटमोस्ट यहाँ पर एजेंडा है, उसके ऊपर किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है तो आती है तो हम किसी भी ऐसे एलाए और दुश्मन नेशन को ध्यान में नहीं देंगे, हम उनके ऊपर टैरिफ्स लगाएंगे ही लगाएंगे। तो अगेन नेटो नेशंस, यूरोपियन यूनियन के कान यहाँ पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। सो आई रेड समवेयर, आई डोंट नो, मतलब मुझे थोड़ा सा वो जस्टिफाइड सा लगा कि नेटो से अगर एग्जिट होता है यूएस का, इज देयर एनी चांस कि रशिया का नेटो के साथ वापस, या रशिया बिकम्स अ पार्ट ऑफ नेटो कहीं पे हो जाए। आई डोंट नो, मतलब मेरे को थोड़ा सा पढ़ के अजीब लगा, बट कैन बी पॉसिबल, है ना। देन ट्रम्प थ्रेटन्स टू इन्वोक इंसरेक्शन एक्ट ओवर प्रोटेस्ट। तो ये 19th सेंचुरी का लॉ है, एक्ट है यूएस के अंदर। तो यूएस के अंदर भी ना देखो कि 50 स्टेट्स है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। अभी रिसेंटली न्यूज़ के अंदर भी था कि जो लोग डिमांड कर रहे हैं कि ग्रीनलैंड को 51st स्टेट ऑफ यूएस से बना दो, है ना। तो अब यहाँ पे प्रोटेस्ट जो है इस चीज़ को लेकर शुरू होता है। तो अब वेनेजुएला के ऊपर जो अटैक यहाँ पर यूएस के द्वारा किया गया, बहुत सारे ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इवन की जो एक्चुअली में प्रॉपर चैनल्स के थ्रू माइग्रेंट्स वहाँ पर गए हैं, वो तो ऑब्वियसली बात है भड़केंगे ना कि हमारे ऊपर क्यों आप एक तरह से, हमें ठीक है हम प्रिजर्व्ड है इस चीज़ से, बट आपने जो नए वीज़ाज हैं उसको लेकर जो फीस है वो बढ़ा दी है, कईयों के तो आपने कंट्रीज़ के वीज़ाज ही रिजेक्ट कर दिए हैं, ब्लैकलिस्ट कर दिए हैं, तो इंक्लूडिंग दैट ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो, है ना, जिस वजह से वो चाह भी रहे थे कि उनका जो नाम है वो कंट्री का कट जाए वहाँ से, है ना। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ना प्रोटेस्ट जो है वहाँ पर अमेरिका के अंदर विद इन द टेरिटरी ऑफ मिनीसोटा अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करनी शुरू कर दी है, मिनीसोटा की बात हो रही है।
ठीक है। तो जो मिनीसोटा है उस रीजन के अंदर प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए, एंड ऐसा क्या होता है कि वहाँ की जो एक लोकल यूएस सिटीजन है उनकी भी यहाँ पर डेथ हो जाती है ड्यूरिंग दैट प्रोटेस्ट, और एक वेनेजुएलन सिटीजन जो है जो कि अब माइग्रेंट ही थे उनकी भी डेथ हो जाती है। तो और ज़्यादा यहाँ पर आप कह सकते हो कि भड़क गया है ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा। तो अब यूएसए ने बोला है कि अब आई बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आई विल यूज़ द इंसरेक्शन एक्ट। इंसरेक्शन एक्ट के तहत यहाँ पर यही होगा कि किसी भी तरह का अगर प्रोटेस्ट होता है विद इन द टेरिटरी ऑफ यूएसए, उसको सप्रेस करने के लिए अगर आपको आर्म्ड फोर्सेस को भी डिप्लॉय करना पड़े तो वो करेंगे। उन्होंने बोला आई डोंट केयर कितने लोग मरते हैं कितने नहीं मरते हैं, बट हमें अगर सप्रेस करना है डोमेस्टिक पीस को इस्टेब्लिश करने के लिए तो हम ये एक्ट को भी अगर मैं लगा लेता हूँ मिनीसोटा के अंदर स्पेसिफिकली, तो फिर आप देख लीजिए कि क्या हालात होंगे। तो धमका रहे हैं आपस में अपने जो खुद के ही नेशन के लोगों को कि इस तरह के प्रोटेस्ट को आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। तो ये सिंपल से यहाँ पर बात है। देन हमारे पास यूपीएससी के बैचेस फॉर ऑप्शनल्स एज वेल एज फॉर जीएस अवेलेबल है फॉर 2026 एंड 2027। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। प्लस एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आज मैं करना चाहती हूँ कि हमारा लास्ट बैच फॉर प्रीलिम्स 2026 दैट इज संभव 4.0 लॉन्च हो चुका है। तो एक यहाँ पे स्पेशल अनाउंसमेंट यही है कि हमारा जो ओरिएंटेशन सेशन है ना, ओरिएंटेशन सेशन होगा मंडे को, ठीक है, मंडे को होगा। आज 17th है, 19th को आपका जो ओरिएंटेशन सेशन है विच इज़ फ्री फॉर ऑल, इवन इफ यू डोंट want to become a part of it but still want to understand कि आपको प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करनी है, आपके लिए फ्री ओरिएंटेशन सेशन जो है वो अब प्रोवाइड किया गया है। तो अगर आपको ये फ्री ओरिएंटेशन सेशन चाहिए, आपको करना क्या है कि हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे कॉल करना है। उनको बोलना है कि जो फ्री ओरिएंटेशन सेशन है लास्ट बैच का प्रीलिम्स क्रैश का, आप हमें उसका एक्सेस दे दीजिए। तो उसका एक्सेस आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो शेखर सर विल बी टेकिंग द ओरिएंटेशन लेक्चर्स। तो आपके जितने भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स होंगे, डाउट्स होंगे, वो आप लाइव सेशन में आप उनसे भी पूछ सकते हो कि किस तरीके से आपको प्री की तैयारी करनी है ना। तो अब उसी तरीके से जो लास्ट बैच है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026, तो इसके बारे में मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बता दी है। सो डू बी अ पार्ट ऑफ इट इवन इफ यू डोंट वांट टू ज्वाइन। एक बार बात तो कर ही सकते हो ना, पूछ ही सकते हो, उनको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है यहाँ पर चीज़ों को लेकर। तो ये ओरिएंटेशन सेशन को आप ज्वाइन कीजिए, सारी चीजें आपकी वहीं पे सॉर्ट आउट हो सकती हैं, जो किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है सब कुछ यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, सो ये मैं आपको बताना चाह रही थी। प्लस यूपी पीसीएस एंड बिहार पीएससीज एंड इवन पंजाब पीसीएस का मेंस का बैच भी हमारे पास अवेलेबल है। आपको वेबसाइट पे जाके चेक करना है तो आप कर सकते हैं। तो उस वेबसाइट है हमारी www.sleepyclasses.com एंड टोल फ्री नंबर सेम रहेगा 1800-890-3043। या आप कमेंट सेक्शन में भी हमें मैसेज कर सकते हैं, आवर टीम विल गेट इन टच विद यू। कोई और डाउट होता है लेक्चर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप आपकी जो क्वेरीज है इसको रेजोल्यूशन देने के लिए यहाँ पर है, जिसमें डायरेक्टली आप 1-on-1 कॉन्वर्सेशन मेरे साथ कर सकते हो। कोई और न्यूज़ से रिलेटेड, इस न्यूज़ से लेकर, एंड अपने ओपिनियंस यहाँ पर प्लीज़ इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बताते रहना मुझे, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है ये सारी चीज़ों को पढ़ने में, है ना। तो बाकी स्टूडेंट्स के भी मैं कॉमेंट्स कहीं पर पढ़ रही थी, तो जब उन्होंने यहाँ पर नेटो में रशिया की एंट्री एंड यूएस के एग्जिट की भी बात की थी, सीम्ड सम काइंड ऑफ इम्पॉसिबल, बट इतना भी इम्पॉसिबल यहाँ पर नहीं है ना। देखते हैं आगे आने वाले टाइम में क्या क्या चीज़ें होती है। मेजर चेंजेस इस बार एक्सपेक्टेड है इन द जियो पॉलिटिक्स ऑल्सो एंड द पॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो, है ना। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। पढ़ते रहिए, कोई डाउट है उसको पूछते रहिए, फीडबैक देते रहिए, क्योंकि फीडबैक के बेसिस पे ही अब मैं क्लासेस को और बेटर या रिफाइन करना यहाँ पर चाहती हूँ। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच।